नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम साइंस के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, ध्यान से देखना है भाई सभी ने। पहला सवाल है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? विच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड? तो आप सभी को पता है कि कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो बाहर अपना रस स्राव करती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो अपना है ना जूस जो है बाहर सीक्रेट करती हैं, और कुछ क्या करती हैं, ब्लड के अंदर सीक्रेट करती हैं। तो ये जो ग्लैंड है आपकी मास्टर ग्लैंड, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको कहते हैं हिंदी में पीयूष ग्रंथि, ठीक है। और ये एक, ध्यान से सुन लेना, ये एक एग जो है या एंडो है, कहने का मतलब है अंदर स्राव करती है या बाहर। तो ये ब्रेन के अंदर होती है, ये ब्लड के अंदर श्रावण करती है। इसका मतलब ये कौन सी है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स दो प्रकार की होती हैं, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एक्जोक्राइन ग्लैंड। आप मिक्स भी कह सकते हो, जैसे पैनक्रिया जो है वो मिक्स ग्लैंड है, दोनों प्रकार की है, वो बाहर श्रावण भी करती है और अंदर श्रावण भी करती है, ठीक है। तो मास्टर ग्लैंड का जिक्र करेंगे तो हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड का। एक होती है सुपर मास्टर ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्लैंड भी होती है। देखिए अगले स्लाइड में देखते हैं हम कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड है जो कि बिल्कुल पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ही पड़ती है। ये नीचे है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो एक मटर के दाने जैसी होती है, छोटी सी बिल्कुल, ठीक है। और ये हाइपोथैलेमस जो है ना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी है ना क्या करती है, कंट्रोल करती है। इसके ऊपर इसका कंट्रोल होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर हाइपोथैलेमस का कंट्रोल होता है। इसलिए हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं, हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपका ब्रेन है। ब्रेन की तीन पार्ट होते हैं, ब्रेन की तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ये देखिए ये सारा का सारा जो है, यहां से हम चलते हैं, ये सारा का सारा फोर ब्रेन है, ठीक है। ये बीच में मध्य भाग है, इसको बोलते हैं मिड ब्रेन, और पीछे का जो भाग है इसको कहते हैं हम पश्च, या फिर हम कह सकते हैं हिंड ब्रेन, ठीक है जी। तो ये आपका सेरेब्रम है, यहाँ आपका मेडुला है और यहाँ आपका पोन्स होते हैं। पहला जो भाग होता है फोर ब्रेन, उसकी तीन पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। बीच वाला है उसका मिड ब्रेन एक ही पार्ट होता है। आगे और भी हम बांटेंगे, लेकिन यदि हम बात करें कि ब्रेन के तीन पार्ट, तो तीन पार्ट होते हैं। पहला था फोर ब्रेन के भी हमारे तीन पार्ट होते हैं। दूसरा था मिड ब्रेन का एक पार्ट होता है। पीछे चलते हैं तो हिंड ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, सेरेबलम होता है और मेडुला होता है, और यहाँ पे आपका मेडुला होता है भाई, ठीक है। यहाँ मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, और उसके बाद तीसरा क्या होता है, पोन्स होता है। जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, मेडुला जो होता है वो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती हैं, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, जिन पर हमारा, यह कहने का मतलब मनुष्य का या किसी भी प्राणी का नियंत्रण नहीं होता है। हमारा जिन क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं है, ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं, जैसे हम श्वसन करते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन है, डाइजेशन है, ये सारी की सारी क्रियाएं क्या है, अनिच्छिक क्रियाएं हैं। लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो जरूरी नहीं है, जैसे उबासी हम लेते हैं, ठीक है, याविंग है, या फिर कफिंग है, हम खांसते हैं, स्नीजिंग छींकते हैं, ये भी क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं। इनके ऊपर सारा का सारा कंट्रोल किसका होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा का होता है। इसलिए कई बार जब घरों में छोटे बच्चे उल्टी डालते हैं, ठीक है, उल्टी गिरती है ना, तो बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, पीछे यहाँ गर्दन पर दबाते हैं, वो इसी कारण दबाते हैं, इससे मेडुला कंट्रोल होता है, और मेडुला कंट्रोल होने से क्या होता है, उल्टी रुक जाती है, ठीक है भाई। ये विशेष बातें थी ब्रेन के बारे में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होती है, और हाइपोथैलेमस कौन सी होती है, सुपर मास्टर ग्लैंड होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये थोड़ा सा डिस्कशन हमारा ब्रेन के बारे में है। ये आपका ब्रेन है, ब्रेन, ठीक है। ये देखिए अखरोट के जैसा दिखने वाला ब्रेन खाने की चीज नहीं है, ये अखरोट नहीं है, ये ब्रेन है, ठीक है। लोग ऐसे ही कह देते हैं कि वो दिमाग खाते हो, एक्चुअल में खाने की चीज है नहीं भाई ये, ठीक है। इसी का एक पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस, ठीक है। हिप्पोकैम्पस भी होता है, जो क्या होता है, मेमोरी स्टोर करने की जगह होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, वायु की गति मापने का यंत्र कौन सा होता है। वायु की गति जो है, वायु किस गति से आ रही है, ठीक है, बहुत तेज है, स्लो है, वो मापने का यंत्र जो होता है वो एमीटर होता है। सॉरी एमीटर से तो करंट मापते हैं, वो एनीमोमीटर होता है। क्या होता है वो, एनीमोमीटर। एमीटर से तो करंट मापा जाता है, ठीक है, एमीटर हो या गैल्वेनोमीटर हो, दोनों से करंट मापा जाता है। बैरोमीटर से है ना वातावरण का, वायुमंडल का दाब मापा जाता है। वायुमंडल का दाब किसे मापा जाता है,
बैरोमीटर से। स्पीडोमीटर और ओडोमीटर के का मैं आपको देखना भी इमेज दिखा देता हूं। स्पीडोमीटर से स्पीड मापी जाती है और ओडोमीटर को अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये है भाई, आप लोगों ने बाइक देखी है, बाइक के अंदर ये मीटर होता है इस प्रकार, ठीक है। यहां से सुई जाते जाते और यहां तक आती है, तो यहां तक तो लेके नहीं जानी है आपने सुई, ध्यान रखना भाई। बाइक की सुई आप बस यहां तक रखो, फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अब जब हम बाइक को चलाते हैं तो हमारी ये सुई जो चलती है ना, ये स्पीड बताती है, इसलिए इसको हम स्पीडोमीटर कहते हैं। लेकिन ये जो मीटर है हमारा, देखिए ये जो मीटर है, इस मीटर को हम ओडोमीटर कहते हैं, क्योंकि ये दूरी बताता है, ठीक है। दूरी बताने वाला यंत्र जो है इसको हम क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं, कि कितने किलोमीटर हमारी बाइक चली है ये ओडोमीटर बताता है। लेकिन किस स्पीड से चली है वो स्पीडोमीटर बताता है, ठीक है भाई। देखिए बड़े आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हो, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक और देखिए आप, देखिए इसी प्रकार, ठीक है भाई, ये आपका स्पीडोमीटर है और ये आपका ओडोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बारिश की बूंदें इसने कहा गोल होती हैं, स्पेरिकल होती हैं, क्यों होती हैं बता सकते हो आप? बारिश की बूंदें जो होती हैं वो स्फेरिकल इसलिए होती हैं क्योंकि उनके अंदर है ना सेम पार्टिकल्स का अट्रैक्शन होता है, सेम पार्टिकल्स के कारण वापस में चिपकी हुई होती हैं, सेम पार्टिकल्स का उनके अंदर फोर्स लगा हुआ होता है। और सेम पार्टिकल्स का जो फोर्स लगता है, सेम पार्टिकल्स, देखिए मैं बोर्ड के ऊपर लिखूंगा और मार्कर है ना, मार्कर स्याही छोड़ेगा बोर्ड के ऊपर, एक फोर्स वो है जिसके कारण स्याही बोर्ड के ऊपर चिपी है, और दूसरा फोर्स ये होता है कि सेम पार्टिकल आपस में चिपक जाएं। तो दो फोर्स होते हैं, एक होता है कोहेसिव और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव, एडहेसिव फोर्स होता है कि अलग अलग पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स होता है, और सेम पार्टिकल के बीच जो फोर्स होता है वो होता है कोहेसिव फोर्स। और कोहेसिव फोर्स के कारण ये क्या करती हैं, सर्कुलर शेप कर लेती हैं, और सर्कुलर शेप कोहेशन के कारण होता है, ये तो ठीक है। लेकिन इसने कहा कि बारिश की बूंदें गोल इनमें से किस कारण से होती हैं बताइए? तो ये होता है सरफेस टेंशन के कारण। और सरफेस टेंशन किसके कारण होता है ये कहे ना, तो क्या बताओगे आप? कोहेसिव फोर्स के कारण, ठीक है भाई, बड़ी आसान सी बात है। कोहेसिव फोर्स, दोबारा से सुन लो कि सेम पार्टिकल के बीच यदि फोर्स है तो वो कोहेसिव फोर्स है, और अलग अलग पार्टिकल के बीच यदि फोर्स है तो वो कौन सा है? एडहेसिव फोर्स होता है, ठीक है जी। ये देखिए बूंद है, ये बूंदें जो है ये क्या है? गोलाकार हैं, तो ये इसी कारण है सरफेस टेंशन। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, स्पेरिकल शेप है इनकी, और ये किस कारण से होती हैं? यहाँ पे आपको सारी बातें लिखी हुई में, सरफेस टेंशन इज रिस्पॉन्सिबल, और उसके बाद आगे कहानी हम पढ़ेंगे तो कोहेसिव फोर्सेज के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सदिश एक भौतिक राशि है, सदिश राशि क्या होती है? देखो सदिश राशि क्या होती है? सदिश राशि कहें या हम कहें वेक्टर क्वांटिटी, सेम बातें हैं दोनों की दोनों का मतलब सेम होता है। और सदिश कोई भी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी वह होती है जिसका खुद का मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने 10 किलोमीटर की दूरी तय की, ध्यान से समझना बड़ा आसान है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है। एक होती है सदिश राशि और दूसरी होती है अदिश, स्केलर क्वांटिटी। तो भाई मैं आपसे कहूं मैंने 10 किलोमीटर की दूरी तय करी है, तो 10 किलोमीटर की यदि दूरी तय करी है तो क्या मैंने आपको डायरेक्शन बताई है? नहीं बताई, मैंने केवल आपको परिमाण बताया है, केवल मैंने आपको मैग्नीट्यूड बताया है कि मैं 10 किलोमीटर गया हूं। और यदि मैं आपको डायरेक्शन भी बताऊं कि मैं 10 किलोमीटर पूर्व में गया हूं, तो यदि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बता दिया तो वो जो क्वांटिटी होगी वो सदिश होगी। लेकिन केवल यदि मैग्नीट्यूड बताया है तो वो अदिश होती है। जैसे मैंने कहा मैं पूर्व में 10 किलोमीटर गया, तो मैंने डिस्टेंस कवर नहीं की, मैंने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। लेकिन मैं कहूं कि मैं मेरे घर तक 20 किलोमीटर गया, ठीक है, मेरे घर तक, अब मेरे घर पर तो मैं कहीं भी घूम के जा सकता हूं, ठीक है, मैं पूर्व में नहीं गया, मैंने कहा मैं मेरे घर तक मैं घूम फिर के गया हूं, तो मैंने डिस्टेंस कवर की। आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो। यदि मैं, आप ये कह सकते हो, देखो डिस्प्लेसमेंट होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच कम से कम जो दूरी होती है वो डिस्प्लेसमेंट होती है, वो होती है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस तो आप एक जगह पे हो और वहीं पे घूम फिर के वापस आ जाओ तो अभी आपने डिस्प्लेसमेंट कवर की है, सॉरी डिस्टेंस कवर की है। और डिस्टेंस है ना जीरो नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या है? जीरो है, क्योंकि इसने डिस्प्लेसमेंट तो कुछ भी तय नहीं किया, ठीक है, वहीं पे वापस आ गया, तो कोई डायरेक्शन
नहीं है। यहाँ देखिए, ये मान लो पूर्व साइड में गया है, तो पूर्व में यहाँ तक गया है यहाँ से, तो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, लेकिन यह यूं गया, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन तय की, तो इसने ये एक डिस्टेंस कवर की है। तो जहां मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है वो होता है स्केलर क्वांटिटी, सदिश राशि, और जहां आपके पास क्या है, केवल मैग्नीट्यूड है, तो वो आपके पास है अदिश राशि। जैसे मैं कहूं कि आपकी बाइक की चाल कितनी है भाई, तो आप कहोगे कि मेरी बाइक की चाल स्पीड जो है वो होती है 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। लेकिन मैं कहूं आप वेग कितना, देखो एक होती है गति, हिंदी में लिखें तो गति, और एक होता है वेग। वेग कितना है, ठीक है, वेलोसिटी, तो आप कहोगे 100 किलोमीटर पर आवर ईस्ट में। ईस्ट डायरेक्शन दे दी ना साथ में, तो डायरेक्शन दे दी, तो ये तो वेग तो हो गया आपका क्या, वेक्टर क्वांटिटी, और गति होगी आपकी स्केलर क्वांटिटी। ये होती है स्केलर और वेक्टर। बड़ा आसान सा टॉपिक है, ठीक है, इसको डिटेल में हम कभी डिस्कस करेंगे। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को किस रूप में जाना जाता है? न्यूटन ने भाई साहब ये बताया था कि यदि कोई वस्तु है ना, फर्स्ट नियम में बताया था, कोई वस्तु यदि स्टेबल है या स्थिर है या रुकी हुई है, तो जब तक उसको हम धक्का नहीं देंगे, एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे ना, तब तक वो वहीं पे रहेगी। या कोई वस्तु चल रही है, उसको हम नहीं रोकेंगे ना, तब तक वो रुकेगी नहीं। और ये जो नियम है ये जड़त्व के नियम के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा नियम? जड़त्व का नियम, ठीक है। जैसे बस में हम जा रहे हैं और यदि ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगा दिए तो हम आगे की तरफ गिर जाते हैं, किस कारण से? जड़त्व के नियम के कारण से, ठीक है। ये पूछेगा न्यूटन का कौन सा लॉ? न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये तो इसने बताया, देखिए ये बॉल पड़ी हुई है, जब तक हम इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे या फिर हमने इसके पैर से लात नहीं मारी है, तब तक ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। इसलिए बॉल मूव्स ओनली व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड, ये तभी क्या करती है, मूव करती है जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो ये इसके बारे में बताया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र तल से कितने किलोमीटर ऊपर एक तुल्यकारी उपग्रह स्थित है? तुल्यकारी कहे या जियो स्टेशनरी उपग्रह। जियो स्टेशनरी उपग्रह वो उपग्रह होते हैं जो हमने छोड़ रखे हैं अर्थ से बाहर, ठीक है, और वो एक ऑर्बिट में उसके अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और अर्थ के साथ साथ ही घूमते रहते हैं, ठीक है भाई, अर्थ के साथ साथ उसी डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। 24 घंटे में ही अर्थ का चक्कर लगाता है एक सैटेलाइट, ध्यान रख लेना, ठीक है। किस डायरेक्शन में चक्कर लगाता है? जिस डायरेक्शन में जो अर्थ है सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसी डायरेक्शन में। ये भी ठीक है भाई, याद रख लोगे। चलिए फिर, अच्छा इसने पूछा है समुद्र तल से कितने किलोमीटर ऊपर एक तुल्यकारी उपग्रह स्थित है? तो समुद्र तल से भाई ये है 35,786 किलोमीटर, 35,786 किलोमीटर है। इसकी भी आप इमेज देख लीजिए, ये है, ठीक है, ये आपकी अर्थ है और ये इसका ऑर्बिट है, ये यूं घूमते रहते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आर्द्रता का माप करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता, मैं आप लोगों को बता दूं, आर्द्रता को इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमिडिटी। नमी जो होती है ना इन्वायरमेंट में, उसको मापने की इकाई पूछी है। तो आप देखिए हाइड्रोमीटर से है ना डेंसिटी को मापा जाता है। किसको? डेंसिटी को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। पेडोमीटर से आप है ना कदम मापते हैं कि आपने कितने कदम तय किए हैं, ये पेडोमीटर बताता है। और पायरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसा डिवाइस है जो हाई टेम्परेचर की बॉडी है ना उनका टेम्परेचर मापता है। हाई टेम्परेचर जैसे सन का है, सन का टेम्परेचर आप किससे मापोगे? पायरोमीटर से मापोगे, ठीक है, समझ में आया। अब एक ही ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है। चलिए अगले सवाल पर, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो भाई 1 मिलीमीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पदार्थ के भौतिक या रासायनिक परिवर्तन पर उस पदार्थ के किस में कोई परिवर्तन नहीं होता है? यदि एक पदार्थ है उसमें भौतिक या रासायनिक परिवर्तन हुआ है, जैसे कि यदि दूध से दही बदलता है, दूध से दही में हम उसको बदलेंगे तो उसका घनत्व चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, घनत्व तो चेंज होगा। इसने क्या चेंज नहीं होगा? मास चेंज नहीं होगा, पदार्थ की अवस्था तो बदलेगी भाई, अवस्था बदल सकती है, रंग भी बदल सकता है, ठीक है, लेकिन उसका द्रव्यमान जो है, कंजर्वेशन ऑफ मास सेम रहता है। मास क्या है? कंजर्व रहता है, ठीक है जी, मास सेम रहता है।
उस वैज्ञानिक का नाम जिसने सर्वप्रथम यह घोषित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये बात बताई थी कोपरनिकस साहब ने बताया था ये। अरे किसने बताया था? कोपरनिकस साहब ने। किसने बताया था भाई? कोपरनिकस। याद रख लोगे क्या? 15वीं सदी में बताया था। ठीक है, देखिए ये जनाब की फोटो है, पहचान सकते हो आप। ठीक है, कभी भी यदि फोटो देके पूछे कि कोपरनिकस इनमें से कौन सा है तो भी आप इजीली बता सकते हो। देखिए नेक्स्ट, ये जनाब जो है ये गैलीलियो हैं, जिन्होंने ये बताया था कि जो मून है ना वो केवल गोलाकार बॉडी नहीं है, कोई स्फेरिकल बॉडी नहीं है, उसके अंदर माउंटेन्स है, इरेगुलर शेप की माउंटेन्स भी हैं, बहुत कुछ है मून के अंदर। उन्होंने इस माइक्रोस्कोप की सहायता से, ठीक है, इस दूरबीन की सहायता से देख के बताया था कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ ये गोलाकार बॉडी जो दिखाई दे रही है इतनी सी है, इसके अंदर बहुत कुछ है। ठीक है, ये बात गैलीलियो ने बताई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पिंड जल में 4 डिग्री सेल्सियस पर तैरता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर एक पिंड जो है वो पानी में तैर रहा है। तो एक विशेष बात ये है, देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो वह पिंड क्या होगा? तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं और आपको बताना है इसका आंसर। ठीक है, समझ के बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक पिंड जल में 4 डिग्री सेल्सियस पर तैरता है, अगर वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? ठीक है, आपको आंसर कमेंट करके बताना है। एक विशेष बात मैं बता देता हूं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी होती है ना, घनत्व, पानी का घनत्व जो होता है वो मैक्सिमम होता है। घनत्व का मतलब एक प्रकार से गाढ़ेपन से ले लो आप। ठीक है, गाढ़ापन जो होता है ना वो मैक्सिमम होता है, और गाढ़ा जितना ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम उतना ही कम होता है। ठीक है, डेंसिटी ज्यादा है, डेंस कोई चीज डेंस है मतलब गाढ़ी है, और उसका वॉल्यूम उतना ही कम होता है। तो डेंसिटी जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा मैक्सिमम होती है, याद रखना 4 पे। यदि नीचे आओगे तो भी डेंसिटी कम हो जाएगी, ऊपर जाओगे तो भी डेंसिटी कम हो जाएगी। इसका आंसर कमेंट में आप बताओ, अब इतना तो आप लॉजिक लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? भाई चंद्रमा का प्रकाश है ना वो भी पृथ्वी तक पहुंचने में टाइम लगता है। सूर्य का प्रकाश यहां तक पहुंचने में 7 से 8 मिनट के बीच लगता है, ऐसे ही चंद्रमा का प्रकाश पहुंचने में यहाँ कम समय लगता है, क्योंकि उतनी दूरी पर नहीं है। 1.3 सेकंड में किसकी लाइट? मून की लाइट यहाँ पे पहुंच जाती है। खुद की लाइट नहीं है मून की, चंद्रमा की खुद का प्रकाश। चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता, उसके ऊपर सन का प्रकाश पड़ता है और फिर वो चमकता है, हम तक पहुंचता है। फिर वो जो लाइट पहुंचती है ना उसने वो बताई है, तो वो 1.3 सेकंड में पहुंचती है। रोड और रेल परिपथ पर वक्रों का झुकाव क्या प्रदान करने के लिए दिया जाता है? इसने कहा जब हम रोड वगैरह बनाते हैं ना तो मोड़ पर हल्का सा कर्व दे देते हैं, एक साइड से ऊंचाई दे देते हैं, ताकि कोई भी व्हीकल जा रहा है तो आसानी से टर्न कर सके। यदि उसको है ना सेम फ्लैट रख दिया, सेम समतल रख दिया, तो दौड़ती हुई गाड़ी है ना पलट सकती है। इसका रीजन पूछा है, तो अभिकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल या उपकेंद्रीय? तो भाई ये तो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है? सेंट्रीपिटल, याद रखना पड़ेगा आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये। ठीक है, सेंट्रीपिटल, अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कहता है भाई अगला सवाल? दूध को बिलोया जाता है तो मक्खन अलग हो जाता है, किस फोर्स के कारण? ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल। कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीफ्यूगल, याद रख लेना, सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है जी, आइए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा देखते हैं। हाइग्रोमीटर का उपयोग क्या मापने में होता है? हाइग्रोमीटर का तो अभी हमने डिस्कस किया था। हाइग्रोमीटर जो होता है उससे हम क्या करते हैं बताइए शाबाश? नमी या फिर ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी को, आर्द्रता को मापा जाता है। ठीक है भाई, तो आंसर क्या जाएगा? सापेक्ष आर्द्रता। द्रव की विशिष्ट घनत्व को मापने के लिए हम, अभी मैंने बताया था, जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ भाई। ठीक है, मैं समझूंगा कि आपने बिना देखे या बिना आंसर देखे बताया है। डेंसिटी को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर, अरे बोलो, लैक्टोमीटर से मापते हैं। जहां लैक LAC मिल जाए ना समझ जाओ वो मिल्क से संबंधित है। किससे संबंधित है? मिल्क से। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं ना लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड किस में होता है? दूध में या दही में होता है। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था जो
हमारी ग्लैंड्स होती है ना, ग्लैंड्स, लैक्रीमल ग्लैंड है, लैक्रीमल, लैक्रीमल दुग्ध ग्रंथि होती है, तो इसमें भी LAC आया है, तो लैक का मतलब क्या होता है, दुग्ध, ठीक है, लैक जहां भी दिख जाए समझ जाओ दूध से रिलेटेड है। तो भाई आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।